हेलो एवरीवन। स्वागत है सबका आज की इस वीडियो में। आज जो हम मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम अर्थात भू राजस्व प्रणाली। यानी कि जो जमीन होती थी उस पर किसानों द्वारा टैक्स किसको और कितना देना पड़ता था। ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम कितने प्रकार के थे तथा किस किस के द्वारा और कहां कहां लागू किए गए। इन लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जमींदारों और अंग्रेजों की क्या भूमिका थी, बस इन्हीं प्रश्नों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं। इसके अंदर तीन तरह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम होते थे। फर्स्ट जमींदारी सिस्टम, सेकंड रैयतवाड़ी सिस्टम, थर्ड माहलवाड़ी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम, इसको परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। यह सिस्टम 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था तथा इसे प्लान करने वाला जॉन शोर था। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा आता था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, बनारस, नदन वेस्टर्न प्रोविंसेस तथा नदन कर्नाटका जैसे क्षेत्रों में लागू की गई थी। इस प्रणाली के तहत जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया, यानी कि लैंड रेवेन्यू को एकत्रित करने का कार्य जमींदारों और उनके वंशजों को वंशानुक्रम आधार पर सौंपा गया। इसमें टोटल लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का 1/11 यानी कि 11% हिस्सा जमींदारों का होता था तथा 10/11 यानी कि 89% हिस्सा ब्रिटिश सरकार को सौंपना होता था। रैयतवाड़ी सिस्टम, इसको मुनरो व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस व्यवस्था को थॉमस मुनरो द्वारा 1820 में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% हिस्सा आता था। यह व्यवस्था मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जैसे क्षेत्रों के साथ साथ असम और कुर्ग जैसे प्रांतों में भी लागू की गई थी। इस प्रणाली में जमींदारों जैसे बिचौलियों को खत्म कर दिया गया तथा सरकार द्वारा टैक्स कृषकों से सीधे तौर पर वसूला जाने लगा। ये कृषक रैयत कहलाते थे। इस प्रणाली में टैक्स की मात्रा मिट्टी की क्षमता तथा उत्पादन के आधार पर 30 सालों के लिए फिक्स कर दी जाती थी। ज्यादा उपजाऊ क्षेत्रों से 60% की दर से तथा कम उपजाऊ क्षेत्रों से 50% की दर से कर वसूला जाता था। इस व्यवस्था को डायरेक्ट सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था रिकार्डो की साइंटिफिक रेंट थ्योरी के ऊपर आधारित थी। माहलवाड़ी सिस्टम, इस व्यवस्था को 1822 में होल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया तथा 1833 में विलियम बेंटिक के द्वारा इसमें सुधार किया गया। यह ब्रिटिश भारत के मुख्यतः 30% हिस्से के ऊपर लागू की गई व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत गंगा रिवर वैली, यूपी, एमपी, पंजाब के कुछ हिस्से शामिल थे। अतः हम यह कह सकते हैं कि यह उत्तरी पश्चिम भारत के ऊपर लागू की गई थी। महाल का अर्थ होता है एक गांव या गांवों का समूह, यानी कि यह व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर लागू की गई थी। इसमें किसानों को व्यक्तिगत रूप से अपने भूमि कर को गांव के मुखिया को सौंप देना होता था तथा गांव के मुखिया की यह जिम्मेदारी होती थी कि वह इस एकत्रित किए गए कर को अंग्रेजों तक पहुंचाए। अब इस टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर नज़र डालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू की गई थी? ए 30%, बी 11%, सी 51%, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डायरेक्ट सेटलमेंट के नाम से किस भू राजस्व प्रणाली को जाना जाता है? ए जमींदारी व्यवस्था को, बी रैयतवाड़ी व्यवस्था को, सी माहलवाड़ी व्यवस्था को, डी इनमें से कोई नहीं।
सही उत्तर है बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया और कब लागू किया गया? ए, होल्ट मैकेंजी द्वारा 1822 में, बी, लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1857 में, सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में, या डी, थॉमस मुनरो द्वारा 1820 में। सही उत्तर है सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि कर सीधे किससे वसूल किया जाता था? ए, जमींदारों से, बी, ग्राम प्रधानों से, सी, रैयतों से, डी, ठेकेदारों से। सही उत्तर है सी, रैयतों से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महालवाड़ी व्यवस्था में महल शब्द का क्या अर्थ था? ए, एक किला, बी, एक गांव या गांवों का समूह, सी, एक बाजार, डी, एक बड़ा घर। इसका सही उत्तर है बी, एक गांव या गांवों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस लैंड रेवेन्यू सिस्टम के तहत जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया था? ए, रैयतवाड़ी व्यवस्था में, बी, महालवाड़ी व्यवस्था में, सी, परमानेंट सेटलमेंट में, डी, इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है सी, परमानेंट सेटलमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रिटिश भू राजस्व प्रणालियों का एक प्रमुख परिणाम क्या था? ए, किसानों की समृद्धि में वृद्धि, बी, कृषि में निवेश में वृद्धि, सी, किसानों पर ऋण वृद्धि, डी, भारतीय उद्योगों का विकास। इसका सही उत्तर है सी, किसानों पर ऋण वृद्धि।